नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए हम लोग आज पिछले लेक्चर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम सभी ने पीजीटी एग्जाम के 40 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। पीजीटी हम लोगों का ये वर्ष 2000 का पेपर था, जिसके हम लोगों ने 100 में से 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। बचे नेक्स्ट में आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को एजुकेशन सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके तैयारी में एक सहयोग प्रदान करेगा और आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने पढ़ने वाले छात्रों के बीच इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 41 नंबर पे अपनी बात को शुरू करते हैं। क्राफ्ट द्वारा शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा योजना में क्राफ्ट द्वारा शिक्षा यानी आपने बुक क्राफ्ट का नाम सुना होगा, जो आप लोग पढ़ते थे, तो उसी से संबंधित है। जो हस्तशिल्प हाथ से बनाई गई जो पहले बनती थी, झंडी और ये सारी चीजें बनाया जाता था, तो याद होगा आप सभी को। ये किस शिक्षा योजना से संबंधित है? बेसिक शिक्षा योजना से, किंडरगार्टन से, मॉन्टेसरी से या इनमें से कोई नहीं। तो क्राफ्ट शिक्षा का संबंध बेसिक शिक्षा से है और यहाँ पर ही हस्तशिल्प के माध्यम से किसी भी ज्ञान को प्रदान करने की बात की वकालत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ नहीं है? मतावली, रेटिंग स्केल और अभिवृत्ति मापनी और प्रश्नावली। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल और अभिवृत्ति मापनी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, मतावली, रेटिंग स्केल, अभिवृत्ति मापनी और प्रश्नावली। तो यहाँ पर इन सब के आधार पर अभिवृत्ति मापनी को वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में बहुत अधिक स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तथ्यात्मक सूचना प्राप्ति हेतु, तथ्यात्मक सूचना प्राप्ति हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? तथ्यात्मक सूचना, मनोबल, रेटिंग स्केल, अभिवृत्ति मापनी या प्रश्नावली। तो यहाँ पर तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करने के लिए इन सभी में से जिस टूल का यूज हम लोग करते हैं, जिस टूल्स का यूज हम लोग करते हैं, वो कहलाती है हमारी क्वेश्चनर या प्रश्नावली। क्योंकि हमारे जो चीजें हम पूछते जाते हैं वो चीजें हमें मिलती जाती हैं। हम वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो वहां पर हमें चीजें, फैक्चुअल डेटा हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वप्रथम किसने सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो चार्टर्ड एक्ट 1813, वुड का घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882 या फिर सार्जेंट कमीशन 1944। तो हम सभी जानते हैं कि ग्रांट इन एड की जो बात सबसे पहले स्टार्ट की है, सहायता अनुदान प्रणाली की जो शुरुआत हुई है, वो वुड के घोषणा पत्र से प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व भारती की स्थापना किसने की? विश्व भारती की स्थापना किसने की? श्री अरविंद ने की, संस्था द्वारा की, मालवीय जी ने की या फिर गांधी जी द्वारा की गई। तो इसमें हमको लग रहा है कि ये खा गए। यहाँ पर जो ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? रविंद्रनाथ टैगोर। तो विश्व भारती की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो टाइपिंग एरर है उसमें कुछ गलती हुई है और यहाँ पर इसको सही कर लेना चाहिए, ठीक है। संस्था की जगह पर क्या लिखना चाहिए? टैगोर आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। श्री अरविंद जी का जो है वो पौंडीचेरी आश्रम है और गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना ही है, मालवीय जी का बीएचयू है, जानते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी, खुला विद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, ओपन स्कूल की बात यहाँ पर चल रही है। ओपन विद्यालय संबंधित होता है औपचारिक साधन से, अनौपचारिक साधन से, निरौपचारिक साधन से, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओपन स्कूलिंग की जो बात है वो किस में आएगी? निरौपचारिक शिक्षा में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केवल किससे संबंधित है? 16 से 25, 17 से 30, 15 से 35 या 30 से 35। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो एडल्ट एजुकेशन की बात कही गई है और जितने भी एडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम चलाए गए हैं उन सभी प्रोग्राम में 15 से 35 आयु वर्ग को टारगेट किया गया है और निरक्षर जो 15 से 35 निरक्षर प्रौढ़ हैं उनको कार्यात्मक साक्षरता, फंक्शनल लिटरेसी, क्रियात्मक या कह सकते हैं कार्यात्मक साक्षरता, मतलब
क्या होता है कि इनको कम से कम कुछ बहुत संख्या का ज्ञान हो जाए, अक्षरों का ज्ञान हो जाए, इन सब चीज़ों की जानकारी, हस्ताक्षर करना जान जाए, इन सब की जानकारी इन्हें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय एकता के विकास में कौन बाधक तत्व नहीं है? अच्छी बात है, तो कौन बाधक है? जातिवाद बाधक है, सांप्रदायिकता बाधक है, भाषावाद बाधक है, चरित्र का निर्माण बाधक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नैदानिक परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है क्या? छात्रों की कौन सी बातें, योग्यताएं, क्षमताएं, कठिनाइयां या कमजोरियां? तो डायग्नोस्टिक जो हमारा टेस्ट है, उस टेस्ट के माध्यम से हम क्या जानते हैं? उस टेस्ट के माध्यम से हम छात्रों की समस्याओं की जानकारी, कठिनाइयों की या कमजोरियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? अल्पोर्ट, एटकिंसन, कैटलवुड। बहुत बार आप सभी पढ़ चुके हैं, जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुड द्वारा लिबडिंग शहर में 1879 में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नवाचार का संप्रेषण नहीं करता है? तो कौन कौन कर रहे हैं? कौन कौन नवाचार का संप्रेषण? आकाशवाणी करेगा, दूरदर्शन करेगा, रेडियो, टेप रिकॉर्डर करेगा, और मेरे ख्याल से ये चित्र वाले जो भाई साहब हैं, ये नवाचार का संप्रेषण नहीं शुद्ध से कर पाएंगे। ठीक है, कौन सा कारण छात्र असंतोष का नहीं है? तो कौन सा छात्र असंतोष का कारण है? शिक्षकों की अक्षमता छात्र असंतोष का कारण है, शिक्षकों की राजनीति है, रोजगार है। रोजगार तो कैसे है भाई? रोजगार न मिलना है। ठीक है, पेशेवर छात्र, तो यही आपका सही ऑप्शन है कि रोजगार मिल जाए तब का है का संतोष, है ना, सब तो बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, मदरसा केंद्र है। मदरसा किस चीज का केंद्र है? तो ये मदरसा जो है वो मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित है, मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित है। और हम जानते हैं कि मदरसा और मकतब, वहाँ पर दो चीज़ें थी, और मदरसे में प्राथमिक शिक्षा की बात कही जाती थी, और मकतब जो था हमारा वो प्राथमिक शिक्षा से था, और मदरसा जो था वो हमारा उच्च शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो मदरसा किस चीज़ का केंद्र है? मदरसा हमारा उच्च शिक्षा का केंद्र कहा जाता था। ठीक है, जल्दबाजी में गड़बड़ी ना होने पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक उपलब्ध परीक्षण में आवश्यक है। एक उपलब्ध परीक्षण में क्या आवश्यक है? तो एक अचीवमेंट टेस्ट है, उस अचीवमेंट टेस्ट में क्या होना चाहिए? अचीवमेंट टेस्ट में क्या होना चाहिए? प्रश्न प्रकार होने चाहिए, विशिष्टीकरण तालिका होनी चाहिए, प्रयोग हेतु निर्देश दिए जाने चाहिए, और उपयुक्त सभी। तो ये सभी बातें उसमें होने चाहिए। प्रश्नों के विभिन्न प्रकार उसमें उपस्थित हों, एक ब्लूप्रिंट विशिष्टीकरण तालिका होनी चाहिए, और किस प्रकार से कौन से प्रश्नों का प्रयोग किस तरीके से किया जाना है, इसका भी निर्देश हमें दिया होता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बढ़िया प्रश्न है। निकष संदर्भित मापन, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, CRT है ये, NRT नहीं है, CRT बताता है एक विद्यार्थी की किसी समूह के सापेक्ष स्थिति, पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार सफलता या असफलता, किसी न्यायाधीश में समग्र स्थिति, या किसी मानक के संदर्भ में सापेक्ष स्थिति। तो ये सापेक्ष स्थिति नहीं बताता है, ये पूर्व निर्धारित मानदंड पर जो भी हमें मास्टरी लेवल हमने सेट कर रखा है, उस कट ऑफ हमने पहले से सेट कर रखी है, उस कट ऑफ पर हम बच्चों को मेजर करते हैं, उनका इवेल्युएशन उस आधार पर किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों को हटा देना मूर्खता से किसी प्रकार का कम नहीं है, यह कथन संबंधित है आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या प्रयोगवाद से। तो पाठ्य पुस्तकों को हटा लेना ये प्रकृतिवाद का कहना है, और इस बात से कौन इत्तेफाक नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद कहता है कि किताबों को हटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये एक मूर्खतापूर्ण बात है, ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर का क्वेश्चन है। यदि पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, चलो देखते हैं ध्यान से। एक परीक्षण यदि वही मापन करता है जिसका मापन उसे करना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? तो चारों ऑप्शन पहले बंद कर लो, तो खुद ऐसे समझ लो क्या होता है कि वह टेस्ट जिसके लिए उसका निर्माण किया गया वही उसको मापे, तो वो क्या कहलाता है? तो वो एक वैध परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वैध परीक्षण कहलाता है। कहाँ लिखा है? विश्वसनीय, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। तो वो क्या कहलाता है? एक वैध परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा,
ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता, सबके लिए सुलभ है, विशेष वर्ग की शिक्षा केवल प्रौढ़ों के लिए, और केवल 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 जो वाला मामला है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, विशेष वर्ग, ये अनौपचारिक शिक्षा क्या है, सबके लिए सुलभ है। चाहे चाचा उसको क्या बोलते, निर्मला आंटी के पास बैठो, सभी सारी बातें आपको वो सिखा देंगी। 59, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? कौन शिक्षा मनोविज्ञान से, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? तो अनुदेशन विधियां, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक मापन और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो मेरे दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य जो है, उद्देश्य कौन बनाता है? समाजशास्त्र के द्वारा हम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। क्या पढ़ा जाएगा का जवाब समाजशास्त्र देता है। क्या देखो, तीन चीजें हैं, क्या, क्यों। सबसे पहले कहो क्यों, क्यों पढ़े भाई, क्यों पढ़े, क्या पढ़े और कैसे पढ़े। ये तीन प्रश्न जो शिक्षा शास्त्र मतलब किसी भी चीज के हैं, तो शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षा शास्त्र मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। शिक्षा मैंने सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और शास्त्र मतलब कोई ऐसा तरीका जो साइंटिफिक वे हो। ठीक, तो सीखने सिखाने की एक वैज्ञानिक पद्धति का नाम शिक्षा शास्त्र है। शब्द के अर्थ जो कुछ भी कहते हैं वो अलग विषय है, लेकिन अपने समझने के लिए। और ये काम सबसे अच्छा कौन करता है? सीखने सिखाने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया कहाँ होती है? विद्यालय में होती है, और करता अध्यापक है। ठीक, तो यानी पढ़ने पढ़ाने का काम है। तो क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इन तीन प्रश्नों का जवाब अगर हमारे मस्तिष्क में आता है, तो क्यों का जवाब हमारा देता है दर्शन। ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, सविद्या या विमुक्ति। अभी इसको हम बहुत नैरो माइंड स्कोप में नहीं देखेंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको हम मेजर स्कोप में देखेंगे। क्या जवाब देगा? क्यों, क्यों का जवाब कौन दे रहा है? फिलॉसफी दे रही, दर्शन। क्या का जवाब कौन दे रहा है? क्या का जवाब देता है शैक्षिक समाजशास्त्र। जैसा समाज की आवश्यकता होगी, उद्देश्य हमारे वैसे बन जाएंगे। और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ाया जाए, इसका जवाब हमारा कौन देता है? वो मनोविज्ञान देता है साथियों। कौन देता है? मनोविज्ञान बताता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, रुचि अभिरुचि, उसकी क्षमता का अध्ययन करते हैं, तब हम उस आधार पर वैसा शिक्षण देने का प्रयास किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित नहीं है, विधियां, मापन और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये सभी मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिचिवरा। तो यहाँ पर तिचिवरा भी है, या इसको तिचवरा भी कहते हैं। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया हुआ भी है। बौद्धकालीन शिक्षा के में इसमें इसको आपने पढ़ा है। तो ये क्या है? वैदिक कालीन मुस्लिम, अच्छा चलो सीधे यही प्रश्न ही आ गया है। तिचिवरा एक पहनावा है। ठीक, तीन वस्त्र पहनते थे जो बालक, वो किसमें पहनते थे? वैदिक कालीन, मुस्लिम कालीन और बौद्ध कालीन, या फिर ये आपका मिशनरियों की शिक्षा। तो ये तिचिवरा जो है वो किसका है? बौद्धकालीन शिक्षा का है। मैंने पहले ही आपको ये चीज स्पष्ट कर दी। कह रहा है कि संविधान की किस धारा में धर्मनिरपेक्षता का संबंध है? तो संविधान की किस धारा में? हम सभी जानते हैं धारा 15, आर्टिकल 18, 20 या 28। तो हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धर्मनिरपेक्ष, यानी आप कह सकते हैं कि सीधे अगर हम कहें अनुच्छेद 28 में सीधे एक जो इसका सब क्लॉज बनाया गया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर आगे उसके प्रावधान और भी किए गए हैं। आपको मैंने शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान पढ़ाए हैं, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो शायद ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो ये पार्ट भी है आपके सिलेबस में ही, बालिकाओं की शिक्षा आपके सिलेबस में है, तो वहां से क्वेश्चन सिलेबस का ही है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, राजनीति में भाग लेने के लिए, सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, वेरी नाइस, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए। तो स्त्री शिक्षा की जो आवश्यकता है वो वर्तमान समय में जीवन स्तर को सुधारने के लिए, कल के भी यूपीपीसीएस के एग्जाम में टॉप 4th रैंक पर जो लड़कियों ने ही बाजी मारी है, उन सभी को भी शुभकामनाएं। और इस तरीके से हमारे समाज में एक जो सोच में जो परिवर्तन आएगा, उसके लिए उस दृष्टि में, उस सामाजिक चेतना के रूप में भी ये कार्य कर रहा है। तो जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी स्त्री शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत,
बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखो कितनी बार आ चुका, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मुझे कई बार ये प्रश्न मिल चुका। बिने, ठीक है, बर्ट, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? आप सभी जानते हैं, स्पीयरमैन की थ्योरी है, जी और एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? कथनात्मक, ठीक है, नैरेटिव टाइप के, वर्णनात्मक या सौंदर्यात्मक प्रवीणता, तथ्यात्मक प्रवीणता। तो वस्तुनिष्ठ टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा हम क्या नापते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा हमें फैक्चुअल डेटा मिलता है, एकदम सटीक डेटा हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 9 से 15 वर्ष वाले आयु के स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के लिए जो योजना चलाई गई वह योजना क्या कहलाती है? तो वो औपचारिकेतर कहलाती है, सतत शिक्षा कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, या फिर इसे क्या नाम दिया है? प्रौढ़ शिक्षा कहा गया है। ठीक, तो 9 से लेकर 15 तक जो शिक्षा की यहाँ पर बात कही गई है उसमें सरकारी दस्तावेजों में इसे अनौपचारिक शिक्षा के रूप में ही कहा गया है। बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने विकसित किया? बहुत पुराना क्वेश्चन है, बिने तथा साइमन ने, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सही उत्तर चुनिए। खुला विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ओपन यूनिवर्सिटी का, ये शायद प्रश्न पहले भी आ चुका है। ओपन यूनिवर्सिटी किसका पार्ट है? तो ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन का एक बेहतरीन या एक डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक माध्यम है। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए खुला विश्वविद्यालय दूर शिक्षा का अभिन्न अंग है। ये कभी बंद नहीं होता, डिग्री प्रदान नहीं करता, डिग्री लेट आती है वो अलग विषय है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी इज अ मेजर पार्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप सभी पढ़ चुके हैं, हम रिवीजन पर हैं। जहां कहीं आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता होती है वहां मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, वरना फटाफट इसको आप पढ़ते जाइए, रिवीजन मारते जाइए और अपनी तैयारी का स्तर देखते रहिए। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, पटना में, इलाहाबाद में। तो राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है, फाफा मऊ शांतिपुरम। ठीक है, ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज से पहले ही फाफा मऊ पड़ता है। लखनऊ जाने वाले जो साथी हैं जानते हैं। 3 भवन है इसके। कितने हैं? 3 भवन है। 3 भवन है, प्रशासनिक भवन है एक, और एक इसका शिक्षण भवन है, और एक भवन है जहां पर परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो गंगा प्रशासनिक भवन को कहा जाता है गंगा, और सरस्वती कहा जाता है इसके शिक्षण संस्थान जो यहाँ पर पढ़ाई होती है, टीचिंग होती है, और परीक्षा जहाँ पर होती है वो परिसर यमुना परिसर के नाम से जाना जाता है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती 3 परिसर हैं प्रयागराज के, और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य मतलब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक, वर्ष 10 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु भी 10 वर्ष है की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसकी एमए कितनी है? एमए कितनी है? 10 है। और सीए कितनी है? वो भी कितनी है? 10 है। ठीक, तो ये क्या पूछा गया है? आईक्यू पूछा गया है यहाँ पर। तो हम सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो हो जाएगा 10 दहम 100 और 10 दहम 100। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100। तो हमारी कहाँ गई? ये हमारी बुद्धि लब्धि हो जाएगी। अगले देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। शिक्षा के अभिकरण में प्रमुख है। ठीक है, शिक्षा के अभिकरण में प्रमुख है। क्या प्रमुख है? अभिकरण मतलब साधन, एजेंसी ऑफ एजुकेशन। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, शिक्षा के अभिकरण में प्रमुख कितने प्रमुख है, मतलब कितने साधन है? तो हम सभी जानते हैं 3 साधन है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन 3 ऑप्शन सही होगा। हमारे जो शिक्षा के साधन है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में जो निरौपचारिक शिक्षा है उसको भी, मतलब जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति में इसे
अनौपचारिक शिक्षा के रूप में ही परिभाषित किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे हैं। सरल क्वेश्चन थे, रिवीजन के रूप में हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़िए और अगले लेक्चर में आपको मैं हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा।